गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th। आज हम पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने न्याय के बारे में पढ़ा था। प्लेटो, अरस्तु और मध्यकालीन आधुनिक कालीन कई विद्वानों की न्याय की अवधारणाएं हमने देखी थी। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वह है शक्ति, सत्ता और वैधता। शक्ति क्या है ना? पहले हम देख लेते हैं शक्ति। शक्ति क्या है? अंग्रेजी शक्ति अंग्रेजी भाषा के पावर का हिंदी पर्याय है, जो लैटिन भाषा के पोएटिक शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ योग के लिए अर्थात निहित योग्यता है। यानी शक्ति पावर शब्द है जो कि किससे बना हुआ है? लैटिन भाषा से बना हुआ है। जैसे कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये जो पावर शब्द है ये किससे बना हुआ है, और इसके अंदर ये होता है कि जिस व्यक्ति में योग्यता है वह शक्ति का प्रयोग करता है। अब विभिन्न विद्वानों ने शक्ति की विभिन्न परिभाषाएं दी है। पहले हम देखते हैं मैकाइवर। मैकाइवर कहते हैं शक्ति किसी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है। देखिए, कोई भी संबंध है, जैसे अभी हम देखते हैं पुलिस है ना, तो जिसमें दूसरों से कोई काम की लिया जाता है। जैसे अभी पुलिस को हम खड़ा देखेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, वे ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, हमें है ना ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ने चाहिए, है ना। तो उनको देखते ही हमें एक शक्ति का उनको लगता है कि भाई शक्तिशाली है, और अगर हम इनके विरुद्ध कोई कार्य करेंगे तो ये क्या करेंगे, हमारे साथ बल का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है? शक्ति से दूसरों से काम लिया जाता है और आज्ञा का पालन कराया जाता है। अब है आगे सिंह। इनके अनुसार शक्ति क्या है? शक्ति दूसरों के आचरण से अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। यानी जो दूसरा आचरण कर रहा है वह हमारे अंदर शक्ति है, तो हम उसके आचरण को क्या करेंगे, उसको प्रभावित करेंगे और अपने अनुसार कार्य कराने की कोशिश करेंगे। उसने आगे सिंह ने क्या कहा है? इसे शक्ति कहा है। अब है रॉबर्ट। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग है। शक्ति क्या है? कि शक्ति के अंतर्गत बल का प्रयोग की योग्यता है, कि जो ये नहीं कि हम कोई धक्का लगा रहे हैं, शक्ति के अंदर हम कोई किसी को धक्का लगा रहे हैं, किसी को खींच रहे हैं, वो नहीं है, बल्कि जो एक छिपी हुई बल होता है, वो प्रभाव होता है, उसका प्रयोग करके हम हमारा कार्य कराते हैं, वही होती है शक्ति। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने शक्ति की अवधारणा प्रस्तुत की है, चाहे हमारे भारतीय हों चाहे यूरोपियन विचारधारक हों। शक्ति राजनीतिक विज्ञान की एक केंद्रीय अवधारणा रहे। राजनीतिक विज्ञान जो है हमारा सब्जेक्ट, और जो एक राज्य का पूरा विज्ञान है राजनीतिक विज्ञान, इसका मेन जो आत्मा है वो है शक्ति। अगर राज्य के पास शक्ति नहीं होगी तो वह शासन व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाएगा। प्राचीन भारतीय चिंतन में दंड के रूप में शक्ति की अवधारणा को स्वीकारा गया है। जो प्राचीन हमारे भारतीय विचारक थे, उन्होंने कहा कि जो दंड है उसको शक्ति मान के और फिर उसका प्रयोग करना, इस अवधारणा को स्वीकारा था। मनु, कौटिल्य और शुक्र आदि ने शक्ति के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डाला है। ये तो हो गई हमारे भारत के जो विचारधारक थे, या जो कहते हैं हम राजनीतिज्ञ थे, उनकी विचारधाराएं। उन्होंने दंड को शक्ति के रूप में, हम प्राचीन भारत की समय की बात कर रहे हैं, आधुनिक समय के नहीं, क्योंकि इसकी अवधारणा समय समय पर बदलती गई है। आधुनिक समय में इसकी अवधारणा अलग थी, प्राचीन समय में अलग थी, और मध्यकाल में अलग थी। यूरोपीय चिंतन में मैकावली को प्रथम शक्तिवादी विचारक कहा जाता है। देखिए, जो मैकावली है, मतलब शक्ति की अवधारणा तो प्राचीन काल से चली आ रही है, क्योंकि प्राचीन काल से क्या था, राज्य था, है ना। परंतु इस शक्ति की ये जो शक्ति वाला जो टॉपिक है, ये विषय है, उस पर सबसे पहले जिसने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, अपने विचार प्रस्तुत किए, वो कौन था? मैकावली था। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? सबसे पहले शक्तिवादी विचारक सबसे पहला किसे माना जाता है? मैकावली को माना जाता है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख प्रवक्ता चार्ल्स मैक्सिवेल ने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या
की है। शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने में कैथलीन, लासवेल, केपलाउन, मार्क माउ, मैकाइवर, आगेनसिंग, बायस्टैंड्स आदि महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। यानी समय समय पर विभिन्न राजनीतिक विचारक ने, चाहे वे हमारे यूरोपीय हो या हमारे भारतीय हो, उन्होंने शक्ति की अवधारणा प्रस्तुत की है। अब देखिए आपके यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है। एक तो शक्ति का अर्थ पूछ लिया जाएगा, और जैसे मैंने ये बताए थे मैकाइवर, पेज, इसका पूरा नाम कहीं मैकाइवर भी आता है और कहीं मैकाइवर पेज भी आता है, आगेनसिंग, इनकी ये पूछी जाएगी कि भाई इनकी जो परिभाषा बताइए। तो इस प्रकार से छोटा क्वेश्चन इसके अंतर्गत उठ के आएगा। अब देखिए शक्ति और बल और प्रभाव में भेद। शक्ति को मतलब शक्ति और बल और प्रभाव ये क्या है? अलग अलग चीज़ है, ये एक चीज़ नहीं है। शक्ति, बल और प्रभाव एक चीज़ नहीं है, ये अलग अलग चीज़ है। इनमें क्या भेद है उसके बारे में हम देखते हैं। सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही माना जाता है। सामान्यतः क्या होता है कि भाई शक्ति और बल एक ही है, परंतु ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तव में दोनों राजनीतिक विज्ञान की भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। शक्ति प्रचंड बल है और बल प्रकट शक्ति है। देखिए जो दोनों ही प्रभाव, बल और शक्ति, तीनों ही चीज़ें क्या रही है? राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का एक विषय रही है। हमेशा समय समय पर कई राजनीतिक विचारकों ने इसके ऊपर अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की है। अब देखो शक्ति क्या है? प्रचंड बल। प्रचंड बल का मतलब होता है छिपा हुआ बल है। जब आज जैसे आपके सामने कोई भी आपके जैसे बड़ा बुजुर्ग है या समाज का प्रतिष्ठित आदमी है, जैसे हमने अभी पहले पुलिस वाले की बात की, जैसे कोई पुलिस वाला भी खड़ा है, तो वो क्या हमारे ऊपर हमें देखती है क्या, या हम उसको देखती है वो क्या हमारे पे डंडे मारने लग गया क्या? ऐसा नहीं है, वो हमारे पे डंडे नहीं मारेगा, बल्कि उसके अंदर जो शक्ति छुपी हुई है, हमें पता है कि ये हम अगर कोई भी विरुद्ध कार्य करेंगे तो ये क्या करेगा? अपने बल का प्रयोग करेगा। तो शक्ति तो क्या है? प्रचंड बल है, यानी छुपा हुआ बल है। और बल क्या है? प्रकट बल। अब जैसे कोई मोटा है, शक्तिशाली मोटा आदमी है जिसमें खूब बल, ताकत है, तो वो क्या है? प्रकट बल है। वो हमें दिखता है कि भाई ये इतना तंदुरुस्त आदमी है, ये अगर से हमें एक भी थप्पड़ मारे तो हम बेहोश कर देगा। तो ये क्या होगा? प्रकट शक्ति है। और जो शक्ति है वो क्या है? प्रचंड बल है। यानी छिपी हुई जो बल होता है वो तो होती है शक्ति, और जो दिखाई देता है वो क्या है? बल है। ठीक है। अब शक्ति और प्रभाव में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। दोनों में अनेक समानताएं व असमानताएं होती है। ये दोनों, भाई बल है तभी शक्तिशाली कहलाएगा इंसान, है ना, और शक्ति है तभी उस बल का प्रयोग करेगा। जैसे मैंने आपको भी पुलिस का जो उदाहरण दिया था वैसे। और दोनों में क्या होगी? अनेक समानताएं और असमानताएं होगी। शक्ति व प्रभाव दोनों एक दूसरे को संबलता प्रदान करते हैं। देखिए एक तो शक्ति है, जैसे आपके सामने, आप जैसे स्कूल में हैं और कोई टीचर आती है, आप उसको देखते हैं, देखते ही आप आपके क्लासरूम में चले जाएंगे या बातें कर रहे हैं तो चुप हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? उनका प्रभाव हो गया। आपको पता है कि उनके अंदर पावर है, वो आपको डांट सकती है ना, कि आप अनुशासन में नहीं है ना। तो एक तो उनका, वो आपको उस समय डांट नहीं रही है, फिर भी आपने उनको देखते क्या हो गई? अनुशासन में हो गए। तो ये क्या हो गया? उनका प्रभाव हो गया। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव को, और दोनों ही एक जो उसमें शक्ति थी वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर आपके पास शक्ति है तो प्रभाव आएगा, भी आपके टीचर है या पुलिस वाला है तो आप उसको देखते ही अनुशासन में हो जाएंगे, है ना। तो दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं, एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। शक्ति दमनात्मक होती है और इसके पीछे कठोर भौतिक बल होता है, जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। देखो इस बात को समझिए। अगर जैसे पुलिस वाला है ना, तो उसमें शक्ति है कि आप कोई भी अनुशासनहीन कार्य करेंगे तो वो आपको क्या करेगा? आपको दंडित करेगा, आपका दमन करेगा, है ना। तो ये क्या हो गया? शक्ति जो है उसके पीछे कठोर भौतिक बल है, क्योंकि उसका जो पद है उसके कारण वो सब इस प्रकार का कार्य कर रहा है। परंतु जो प्रभाव होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है। जैसे अभी कई बड़े बड़े राजनेता होते हैं, कई हीरो होते हैं, कई बड़े बड़े विचारक होते हैं जिससे हम प्रभावित होते हैं, है ना। तो ये क्या एक सोच है। मनोवैज्ञानिक क्या है कि हमें भाई ये जो विचारक है ये हमें पसंद है, इसकी विचार से मैं अपने जीवन में उतारना चाहती हूँ, उस प्रकार कार्य करना चाहती हूँ। तो शक्ति तो क्या है? एक भौतिक बल है, जबकि प्रभाव क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है। ये हमारी सोच पर निर्भर करेगा कि हम इस इंसान से प्रभावित हैं और इस प्रकार उसने जो विचार प्रस्तुत किए हैं उसके
जो आदर्श है उसके हिसाब से हम कार्य करना चाहते हैं। तो ये तो मस्तिष्क की बात हो गई प्रभाव तो, और जो शक्ति है वो एक भौतिक बल हो गया। अब देखो शक्ति के विविध रूप आए हैं। जैसे शक्ति की विचारधारा, इस शक्ति से कई कंपटीशन एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंतु मैं आपकी जो बुक में है वही चीज़ें बता रही हूँ। अब शक्ति के विविध रूप हैं। अब एक क्या क्या बताया हमारी बुक में, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारा शक्ति। देखिए राजनीतिक शक्ति क्या होगी कि जो राजनीतिक क्षेत्र में, जैसे हमारे देश में, राज्य में राजनीतिक क्षेत्र में जैसे पुरस्कार, प्रतिष्ठित आदि व्यक्ति होते हैं, है ना, वो भी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। बड़े बड़े राजनेता हो गए, फिल्म स्टार हो गए, उद्योगपति हो गए, है ना, वो क्या करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में अपनी जो प्रभुत्व है, अपना प्रभाव है, उसका प्रयोग करेंगे। हम अभी राजनीतिक शक्ति की बात कर रहे हैं, अब ये राजनीतिक शक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक आप लिख लीजिएगा, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक कौन सी होगी, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तो हो गई औपचारिक। इसमें जो कार्य करेगा उसको जो राज्य के द्वारा उनको बल प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है कि वो राज्य की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करेगा। एक जो मैं बोल रही हूँ अनौपचारिक शक्ति, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जो हमारे राजनीतिक दल है, दबाव समूह है ना, ये राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। आप लोग देखते हो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, फिल्म स्टार है, वो भी राजनीतिक शक्ति में अपना प्रभुत्व जमाए रखते हैं। तो इस प्रकार ये हो गई है राजनीतिक शक्ति। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति में क्या होगा, उत्पादन के साधनों और धन संपदा पर स्वामित्व, यानी समाज में ऐसे लोग जो कि उत्पादनों के सामने, जैसे बड़े बड़े जो मिलों के मालिक हैं, है ना, जो उत्पादन करने में सक्षम है, उत्पादन कार्य कर रहे हैं, समाज में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, मिलें हैं, तो उनकी क्या धन संपदा भी खूब है। इस प्रकार के लोग जो समाज में अपना प्रभुत्व जमाए रखते हैं, उनको हम बोलेंगे आर्थिक शक्ति। देखिए आर्थिक शक्ति जो विषय है, इस पे मार्क्सवाद है जो कि जर्मनी के थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमारे एक लेसन भी है मार्क्सवाद का, उसमें हम इस मार्क्सवाद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और उन्होंने कहा कि भाई जो समाज है उसके अंतर्गत जैसे उदारवाद है ना, इस प्रकार के जो आर्थिक पहलू से जुड़े हुए कई वाद आएंगे, उनके बारे में उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक रूप से जो संबल है व्यक्ति, वो समाज में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब तीसरी जो है शक्ति का रूप है वह विचारात्मक शक्ति। इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्राचीन जैसे अनेक समूह हैं, अनेक लोग हैं, उनके अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग लोगों का सोचने का ढंग होता है, फिर उनकी अलग अलग विचारधाराएं बन जाती है और लोगों को प्रभावित करती है, और फिर वो एक विचारधारा के लोगों को मानने वालों का एक समूह बन जाता है ना। जैसे विभिन्न देशों में अलग अलग विचारधाराएं अपनाई गई है, कहीं उदारवाद है, कहीं समाजवाद है, कहीं साम्यवाद है। उन विचारधाराओं के आधार पर वहाँ शासन व्यवस्था स्थापित की जा रही है। तो ये सब क्या कहलाएगी, ये सब कहलाता है शक्ति के विविध रूप है, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारा शक्ति। राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत क्या आएगा, जो वहाँ का राजनीतिक औपचारिक व अनौपचारिक जो रूप है, वो जो वहाँ पे प्रभाव जमा रखे हैं, वो राजनीतिक शक्ति हो जाएगी। आर्थिक शक्ति यानी उत्पादन के साधन और धन संपदा पर जो स्वामित्व करने वाले जो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, वह आर्थिक शक्ति। और विचारात्मक शक्ति, जहाँ किसी विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक विचारक हैं, जैसे समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद, उनके हिसाब से विभिन्न रूपों समूह, विभिन्न व्यक्तियों के समूह बन के और वहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित कर रखी है, वहाँ पे अपना उन्होंने जो प्रभाव जमा रखा है, वो विचारात्मक शक्ति कहलाएगी। ठीक है। अब है शक्ति की संरचना। शक्ति की संरचना विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, नारी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। देखो शक्ति के जो सिद्धांत हैं, विभिन्न सिद्धांत आए हैं, है ना, पॉलिटिकल साइंस की बुक में, परंतु हमारी 12th क्लास की बुक में इन 4 सिद्धांतों का ही वर्णन है। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत क्या है
देखिए वर्ग प्रभुत्व का जो सिद्धांत है ये मार्क्सवाद पर आधारित है। जो ये कार्ल मार्क्स थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने कहा था कि समाज दो भागों में विभाजित है। समाज कितने भागों में विभाजित है? समाज दो भागों में विभाजित है। एक है बुजुर्गा वर्ग और एक है सहारा वर्ग। देखिए समय समय पर हमारा जो समाज है विभिन्न भागों में विभाजित रहा है। जैसे प्राचीन काल में मालिक और दास, है ना। जब मालिकों का प्रभुत्व बढ़ा तो समाज में किसका अधिकार हो गया? मालिकों का। और जब दासों का बढ़ा तो दास हो गए। फिर जो मध्यकाल हुआ उसमें हुए जमींदार और सामंत। और जो आधुनिक जो काल है उसमें आर्थिक स्थिति के ऊपर जैसे बुजुर्गा और सहारा वर्ग, इन दो भागों में विभाजित कर दिया है ना। बुजुर्गा वर्ग कौन से हो गए? पूंजीपति। और सहारा वर्ग कौन से हो गए? गरीब व मजदूर। अब क्या करते हैं, समय समय पर इन दोनों में, इन जो वर्ग है इनमें क्या होता है? संघर्ष होता है। हमारे एक लेसन भी है वर्ग संघर्ष, उसमें हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि समय समय पर अपने अधिकारों के लिए ये दोनों जो वर्ग हैं उनमें संघर्ष होता रहेगा। और समाज में जिनकी शक्ति और जिनका प्रभुत्व बड़ा रहेगा वही क्या करेंगे? अधिकार करेंगे। फिर दूसरा आता है हमारा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार शक्ति के आधार पर दो वर्ग है, विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्ग। देखिए विशिष्ट वर्ग कौन सा है और सामान्य वर्ग कौन सा है? क्या होता है? ये अवधारणा दी थी पेरेटो और मोर्कोव ने। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा, किसने दिया? पेरेटो और मोर्कोव ने। इसमें क्या होता है कि हमारा समाज दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक विशिष्ट वर्ग और एक सामान्य वर्ग। विशिष्ट वर्ग कौन सा होगा? जैसे जिनमें कुशलता है, आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं बल्कि कुशलता, संगठन, क्षमता और बुद्धिमत्ता के आधार पर एक क्या बन जाएगा? बुद्धिमत्ता के आधार पर एक वर्ग बन जाएगा। जैसे डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, राजनेता, उद्योगपति। ये अपनी कुशलता के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर अपना एक वर्ग बना लेंगे और समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे। तो एक ये तो क्या कहलाएगा? विशिष्ट वर्ग। और जो सामान्य लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे? सामान्य वर्ग। तो दो सिद्धांत पढ़ चुके हैं हम। एक वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया था, दूसरा सिद्धांत है विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत जो कि पेरेटो और मोर्कोव ने दिया है। तो इसमें विशिष्ट वर्ग कौन सा हो गया? जो अपनी कुशलता, संगठन, क्षमता, बुद्धिमत्ता के आधार पर, जैसे डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, राजनेता, उद्योगपति आदि। अब देखिए जो तीसरा सिद्धांत है वह है नारीवादी सिद्धांत का मत। देखिए नारीवादी सिद्धांत समाज में शक्ति के विभाजन का आधार लैंगिक रहा है। समाज की समस्त शक्ति पुरुष के पास है जो महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी इसमें इस सिद्धांत के आधार पर समाज को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक तो पुरुष वर्ग और एक महिला वर्ग। और पुरुष वर्ग क्या करता है? महिलाओं पे अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। अब जैसे जो कई अब नारी शक्ति जो संगठन है वो भाई कई बार आंदोलन करती है और कहती है महिला और पुरुष को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। तो इस प्रकार नारी शक्ति को ऊपर लाने के लिए, उनका विकास करने के लिए कई समय समय पर आंदोलन किए जाते हैं। चौथा हमारा है बहुलवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि समाज दो वर्गों में विभाजित नहीं है। जैसे जो वर्ग प्रभुत्व था वो कहता था दो वर्गों में विभाजित है, बुजुर्गा वर्ग, सहारा, विशिष्ट वर्ग वाले सिद्धांत वाले कहते हैं कि दो वर्गों में विभाजित है समाज, विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्ग। नारीवादी कहते हैं कि समाज दो भागों में विभाजित है, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। परंतु जो ये बहुलवादी सिद्धांत जो विचारक है वो कहते हैं कि समाज में संपूर्ण शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूहों में बटी हुई है। यानी समाज में कई छोटे छोटे समूह हैं जिनके पास उनकी शक्तियाँ बटी हुई है। ये जो सारी शक्तियाँ हैं वह लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें ऐसा होता है कि समाज की में जो शक्ति है वो कई छोटे छोटे समूह में विभाजित है। इस मत का प्रतिपादन करने वाले थे रॉबर्ट डल। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि रॉबर्ट डल ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एक बार मैं वापस बता देती हूँ आपको। देखो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने जो कि जर्मनी के थे। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत देने वाले थे वो थे पेरेटो और मोर्कोव। और नारीवादी सिद्धांत तो ये हमारे समाज का हमेशा ही एक अंग रहा है और इसके लिए विभिन्न समय पर विभिन्न आंदोलन और होते गए हैं। अब बहुलवादी सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो थे रॉबर्ट डल। इस प्रकार समाज को शक्ति के आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया है।
आज का जो हमारा टॉपिक था शक्ति वह कंप्लीट हुआ। अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम सत्ता और वैधता के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।